इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यसभा के नेता विपक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद जैसा कि कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि एक व्यक्ति एक पद होगा, यानी कि एक व्यक्ति के पास एक ही पद रह सकता है, जिसके चलते अब राज्यसभा के नेता विपक्ष के पद से मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा उन्होंने सोनिया गांधी को सौंप दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और अध्यक्ष पद की रेस में अब शामिल हो गए। हालांकि कल नामांकन भरने पहुंचे थे मल्लिकार्जुन खड़गे और आज उन्होंने अपने दूसरे पद यानी राज्यसभा के नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंप दिया है। जैसा कि पहले ही कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि एक व्यक्ति एक पद होगा, यानी एक व्यक्ति के पास एक ही पद रह सकता है, जिसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने दूसरे पद यानी कि राज्यसभा के नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफा सौंप दिया है और उन्होंने सोनिया गांधी को ये इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के नेता विपक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पहले भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जुड़े हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं। संदीप जी, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है और पहले ही कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि एक व्यक्ति के पास एक ही पद रह सकता है, पूरी जानकारी। देखिए, आप ये मान के चलिए कि जो कांग्रेस ने उदयपुर सम्मेलन में अपना प्रस्ताव पारित किया था कि एक व्यक्ति एक पद पर ही रहेगा, तो उस रेजोल्यूशन का या यूं कहें प्रस्ताव का आगे बढ़े हैं खड़गे। जब उन्होंने अध्यक्ष का नॉमिनेशन कर दिया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुझे लगता है कि जब तक निर्वाचित नहीं होता है तब तक इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको उदाहरण पेश करना होगा ना। जब उदाहरण पेश करने की बात आती है तो कांग्रेस ने ये प्रयास किया है और खड़गे ने ये प्रयास किया, क्योंकि अब वो पार्टी के सर्वे सर्वा होने वाले हैं, तो उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के सामने, नेताओं के सामने एक नजीर पेश करनी थी, एक उदाहरण पेश करना था कि हमारी पार्टी ने जो फैसला लिया है या जो उदयपुर चिंतन शिविर में प्रस्ताव पारित हुए हैं उस पर मैं अमल करता हूं। जब अध्यक्ष, जो संभावित अध्यक्ष है, उनने ये फैसला लिया है तो आने वाले समय में और भी नेताओं को इस राह पर चलना होगा, क्योंकि अशोक गहलोत को सबसे पहले ये कहा गया था कि वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी हाईकमान की वो पसंद थे भी, लेकिन एक व्यक्ति एक पद का मामला सामने आया और उसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा देने की स्थिति आ गई और ये सारा विवाद हुआ जो पिछले 3-4 दिन चला। तो नजीर पेश की है खड़गे ने, मुझे ऐसा लगता है। और जहां तक आने वाले दिन है तो कांग्रेस को एक नए नेता का चुनाव करना पड़ेगा राज्यसभा के लिए, तो दावेदार कई हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। बिल्कुल संदीप जी, जैसा कि एक इस्तीफा मतलब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और एक व्यक्ति के पास एक ही पद होना था। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर वो, वैसे तो उनका नाम कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अध्यक्ष बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अगर कभी वो अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं तो बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। इस पद से कहना चाहिए हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए, चुनाव है, चुनाव में हार जीत के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जब राजनीतिक दल का के किसी पदाधिकारी का चुनाव होता है तो पार्टी का जो प्रमुख होता है अपरोक्ष रूप से उसकी मर्जी के अनुसार चुना जाता है, संदेश जाएगा। आज जैसे उदाहरण के तौर पर कल कमलनाथ जी ने यह कह दिया कि मेरा वोट खड़गे को जाएगा। इसका आशय क्या है कि मध्य प्रदेश के बहुसंख्यक नेताओं का वोट खड़गे को जाएगा। जब कमलनाथ इस तरह की बात खुले तौर पर कहते हैं, क्योंकि खड़गे को यह माना जा रहा है कि वो गांधी परिवार की पसंद के नेता है और उसी की तौर पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब
जब कमलनाथ ने ये कह दिया तो दीगर राज्यों के भी इसी तरह के बयान आएंगे आने वाले समय में। तो मुझे नहीं लगता है, हाँ चुनाव है, हम सवाल उठा सकते हैं, हार जीत पर कोई सीधे राय नहीं दे सकते, लेकिन जिसके साथ पूरा संगठन खड़ा हो, मतलब गांधी परिवार जिसके साथ खड़ा हो, वो कांग्रेस में वर्तमान दौर पर ऐसा नहीं है कि वो हार जाए, लेकिन कहीं ना कहीं संभावित अध्यक्ष हैं वो। आपने कल चीज अगर सुनी हो तो शशि थरूर ने भी एक बात कही थी कि कांग्रेस के भीष्म पितामह हैं खड़गे जी, तो वो भी उनका लोहा मान रहे हैं। तो इन स्थितियों में चुनाव हारें खड़गे ये संभव नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन खड़गे ने एक नजीर तो पेश की है, एक उदाहरण तो दिया है कि अगर मैं अध्यक्ष बन रहा हूं तो मैं एक पद छोड़ रहा हूं। और आज जरूरत संदेशों की होती है राजनीति में। आप जैसा कृत्य करेंगे, जैसा काम करेंगे, वैसे नीचे स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता के मन में वो बात बैठेगी कि जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह के फैसले लेने तैयार है, संभावित अध्यक्ष इस तरह का फैसला लेने तैयार है, तो और भी नेताओं को इस दिशा में काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कई जगह हैं लोग ऐसे जिनके पास दो जिम्मेदारियां हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है उन्हें उनसे निवृत्त किया जाए। बिल्कुल। संदीप जी, अगर हम किसी खेल की बात करें या चुनाव की बात करें तो दो ही पहलू होते हैं, एक तो जीत और दूसरा हार। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, और इसके लिए सबसे जरूरी जो बात है वो है संगठन का मजबूत होना, और कहीं ना कहीं उनके इस्तीफा देने से उनके संगठन में मजबूती मिलेगी। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, अगर आप एक चीज देखेंगे, राजनीति में किस चीज का मतलब है? संदेश का जी। अगर हमारा नेता सदचरित्र है, अच्छा काम करने वाला है, फैसले लेने वाला है, तो नीचे का जो कार्यकर्ता होता है वो भी दृढ़ होता है, क्योंकि उसके सामने कौन है? उसके सामने होता है उसका मुखिया। आज अगर बीजेपी की मजबूती का कारण आप देखते हैं तो उनके जो फ्रंट फेस हैं, जिनको हम कहें पहली कतार के नेता हैं, जिनका चेहरा सामने दिखता है, वो इस तरह की कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं कि कार्यकर्ता अपने को भी उसके इर्द गिर्द लाने की कोशिश करता है, वैसा ही आचरण करने की कोशिश करता है। तो किसी भी संगठन के लिए अगर उसका मुखिया पार्टी की लाइन के अनुसार, जरूरत के अनुसार और लिए गए फैसलों के आधार पर काम करता है, तो कार्यकर्ता और निचले स्तर के संगठन मजबूत होते हैं। मुझे ये लगता है कि खड़गे जी ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा फैसला लिया है, जिसके संदेश कांग्रेस में दूरगामी होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। सर, दिग्गज नेता अगर हम कहें दिग्विजय सिंह, जिन्होंने अपना नामांकन भरा था और अब चूंकि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, तो क्या वजह बताई जा रही है इसकी? देखिए, उसके पीछे मूल वजह उन्होंने कहा है कि खड़गे जी वरिष्ठ नेता हैं, हम सबके नेता हैं, और वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं नामांकन नहीं भर रहा हूँ। सीधी सी बात है कहीं ना कहीं। और ये आदर सम्मान अगर अपने वरिष्ठ नेता के प्रति कोई नेता बताता है तो उसका कद बढ़ता है। आज दिग्विजय सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा, या यूं कहें कि उन्होंने फॉर्म ही दाखिल नहीं किया खड़गे जी के समर्थन में, वो समर्थक भी बन गए खड़गे जी के। तो बड़प्पन किसका दिखता है? जो आदमी सेक्रीफाइस करता है, त्याग करता है। आज दिग्विजय सिंह के पास मौका था, वो चुनाव लड़ सकते थे, वो भी शशि थरूर की तरह चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि पार्टी हाईकमान, जिसको गांधी परिवार कहते हैं, गांधी परिवार की इच्छा है कि खड़गे चुनाव लड़े, खड़गे अध्यक्ष हों। तो इन स्थितियों में चुनाव लड़ने का आशय ये था कि आप कहीं ना कहीं खुले तौर पर गांधी परिवार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ठीक है, वो ये कहा जा रहा है कि चुनाव हो रहा है, लेकिन गांधी परिवार की मंशा ये है कि खड़गे अध्यक्ष बने। उनके खिलाफ जो भी लड़ेगा वो कहीं ना कहीं हाईकमान के खिलाफ माना जाएगा। जैसा कि मुझे अब लगता है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो हम देखें कि जो नेता विपक्ष का पद था कहीं ना कहीं खाली हो गया है, तब क्या कयास लगाए हम कि कौन होगा अगला नेता विपक्ष? अभी जिन 3-4 नामों की चर्चा चल रही है उनमें पी चिदम्बरम है, दिग्विजय सिंह है, वेणुगोपाल है। अब कांग्रेस को यह तय करना है कि क्या उसे दो प्रमुख पद होते हैं किसी विपक्षी दल के, एक तो अध्यक्ष और दूसरा नेता प्रतिपक्ष, जिसे हम राज्यसभा में सदन नेता कहते हैं, विपक्ष का नेता कहते हैं। तो क्या दोनों बुजुर्ग नेता होंगे?
सवाल ही उठेगा कांग्रेस के अंदर, क्या दोनों 70 प्लस के 80 प्लस के होंगे? बात आप युवाओं की कर रहे हैं, राहुल गांधी की कर रहे हैं, तो क्या सदन में या यूं कहें कि जो नेता होगा कांग्रेस का राज्यसभा में, वो युवा होगा, क्रियाशील जो है वो होगा, या फिर बुजुर्ग नेताओं पर दाव लगाएगी कांग्रेस? तो कांग्रेस के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि अगर वो चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह जी में से एक चुनते हैं तो ये संदेश जाएगा कि आपने अध्यक्ष भी 80 प्लस बना दिया और नेता राज्यसभा में जो भेज रहे हैं वो भी आप 70 प्लस बना रहे हैं, 75 प्लस बना रहे हैं। तो कांग्रेस को अब कहीं ना कहीं युवा दिखने की भी चुनौती है। अगर आपने खड़गे के बाद भी उस पद पर कोई ऐसा बुजुर्ग बिठा दिया तो आपके सामने एक नए तरह की चुनौती खड़ी हो जाएगी। आप गांधी परिवार की छाया में बनने वाले अध्यक्ष के सवालों का जवाब बहुत आसानी से नहीं दे पाएंगे, एक चीज। दूसरी तरफ आप पार्टी में बुजुर्ग लोगों के हाथ में सारी कमान सौंप देंगे तो फिर युवा क्या करेगा और उसका जवाब पार्टी कैसे देगी, ये सवाल आएगा। तो मुझे लगता है कि अभी पार्टी, क्योंकि अभी सदन बहुत जल्दी है नहीं है राज्यसभा का, तो पार्टी कुछ रुक कर, ठीक है सर, कुछ समय निकाल कर मंथन करके तय करेगी कि आखिर किसे बनाया जाए और किसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी सर, माफी चाहूंगी, मैंने बीच में आपको रोक दिया। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, मैं आपको यही धन्यवाद देना चाहूंगी। ये हम आपको जो खबर बता रहे थे जहां पर मल्लिका अर्जुन खड़गे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा उन्होंने सोनिया गांधी को सौंप दिया है और अब वो पद खाली हो चुका है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कौन होगा अगला नेता विपक्ष, जो अब खाली हो चुका है पद, अध्यक्ष पद पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष हो सकते हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां मल्लिका अर्जुन खड़गे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है सोनिया गांधी को और अपने राज्यसभा के नेता विपक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अब वो पद खाली हो गया है। इससे पहले अशोक गहलोत का नाम भी इस रेस में शामिल था, लेकिन कांग्रेस ने जैसा साफ कर दिया है कि एक व्यक्ति के पास एक ही पद होगा, जिसके चलते जब उन्होंने सीएम के पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया, जिसके बाद वो इस रेस से बाहर हो गए हैं और अब मल्लिका अर्जुन खड़गे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अध्यक्ष पद की रेस में है और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वो होने वाले अध्यक्ष हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां राज्यसभा के नेता विपक्ष के पद से मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इस्तीफा दे दिया और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रवि सक्सेना वरिष्ठ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका खबर भारत में। जी धन्यवाद। सर, मल्लिका अर्जुन खड़गे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले जो अध्यक्ष है वो हो सकते हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे। नहीं, देखिए, जोधपुर में अधिवेशन हुआ था, वहां पर सीधी ये बात हुई थी कि एक व्यक्ति एक पद पे रहेगा और उसी प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था और उसी के आधार पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो है वो अपना इस्तीफा दिया है, क्योंकि वो अध्यक्ष पद का उन्होंने नामांकन भर दिया है। और मैं समझता हूँ कि 99% बल्कि 100% की उम्मीद है कि वो अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। तो निश्चित रूप से उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आते ही एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि जो कार्य समिति ने अपना प्रस्ताव पारित किया था उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा और इसका पालन सभी को करना चाहिए। बिल्कुल सर, जो पद खाली हुआ है नेता विपक्ष का, अब इस पर किसको बैठा लेगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, किसको बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे ये तो राज्यसभा के मेंबर तय करेंगे जो कांग्रेस पार्टी के हैं, और जो भी सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा उसको जो है राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। सर, एक और सवाल मेरा, जैसा कि जो दिग्विजय सिंह हैं
उन्होंने अपने जो नामांकन भरा था उसके बाद अपना नाम वापस ले लिया, आखिर क्या वजह रही कि उन्हें अपना नामांकन वापस लेना पड़ा? उन्होंने स्वयं कहा कि क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं मुझसे बहुत सीनियर हैं और निश्चित रूप से जब वो फॉर्म भर रहे हैं तो मैं उनके सामने चुनाव क्यों लड़ूं, और उन्होंने अपना वापस लिया। माननीय दिग्विजय सिंह जी भी जो है कांग्रेस पार्टी के बड़े कमिटेड व्यक्ति हैं और सब स्थिति परिस्थितियों को समझते हैं, और उन्होंने जो है ये फैसला लेकर एक आदर्श प्रस्तुत उन्होंने भी किया है। ठीक है, इनको बनाए रखो। ठीक है सर, आप बने रहिए सर, एक और खबर पर आपसे मैं अपडेट लूंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पद से, यानी कि राज्यसभा के नेता विपक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब अध्यक्ष पद के पर आगे चल रहे हैं। हालांकि ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वो आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट ब्रेकिंग लेंगे, ठीक है, स्टैंड बाय। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जहां रातापानी में बैठक रखी गई है। बता दें बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक है जहां पर सत्ता और संगठन में फेरबदल को लेकर चर्चा होगी। आगामी विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनेगी, कैसे उस पर जीत हासिल करनी है। निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं उस पर भी मंथन किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी शामिल होंगे और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी शामिल होंगे। इसके साथ ही CM शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में सत्ता और संगठन में फेरबदल को लेकर चर्चा होगी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से जीत हासिल करनी है ये सारी रणनीति बनाई जाएगी। निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं हालांकि उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रवि सक्सेना जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे जान लेते हैं। सर, अगर हम बात करें बीजेपी की तो कहीं ना कहीं अगर कोर ग्रुप की उनकी बैठक की जा रही है और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, रणनीति भी अभी तक बना ही रहे हैं वो, तो मुझे लगता है कि फिर ये सब बातें हवा हवाई हैं। वो केवल पिकनिक मनाने वहां जाते हैं, ऐसी जगहों पर खाते पीते हैं और वापस आ जाते हैं। और इस बार तो ये हो रहा है कि आधे से ज्यादा मंत्री उस मीटिंग में पहुंचे ही नहीं है अभी तक। वन विभाग में हो रही है, रातापानी में हो रही है, और रातापानी के जो वन विभाग के मंत्री जी जो हैं वो भी अभी वहां पर नहीं पहुंचे हैं। तो इस बात को देखा जाए कि आज मंत्रिमंडल की मीटिंग हो रही है और आधे मंत्री वहां है नहीं, और रणनीति बनाएंगे, क्या रणनीति बनाएंगे, कौन सी रूपरेखा बनाएंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। केवल पिकनिक मनाएंगे, खाएंगे पिएंगे और वापस आ जाएंगे, सरकारी पैसे का धन का दुरुपयोग करेंगे और वापस आ जाएंगे। क्या इतना बड़ा जो हमारा सचिवालय है जिसके अंदर की सारी सर्व सुविधाएं हैं, वहां बैठ के आप नीति नहीं निर्धारण नहीं कर सकते हैं? वहां बैठकर आप जो है मध्य प्रदेश के मुस्तकबिल की बात नहीं कर सकते हैं? हर महीने आप जो है 2000-3000 करोड़ रुपए का कर्जा लेते हैं, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का अपना कर्जे में डुबा दिया है। आज बेरोजगार घूम रहे हैं, इंदौर के अंदर 4 दिन से बैठे हुए हैं, आप कोई सुनने की तैयार नहीं है। महंगाई सुरसा की आंच की तरह बढ़ती चली जा रही है, आपको किसी चीज की परवाह नहीं है। आप केवल इवेंट करते हैं, खाते पीते हैं और मस्ती करके वापस आ जाते हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। कर्जा लेके घी पीने की जो आदत ये शिवराज सरकार की पड़ गई है, ये उसी का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश जो है फिर से गरीबी बीमारू राज्य की श्रेणी में आ गया है। सर, अगर हम देखें जो अभी निकाय चुनाव हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जनता ने भाजपा पर ही भरोसा जताया है, तो कहीं ना कहीं अगर उनको देखें तो ये कह सकते हैं कि विकास हुआ है। और दूसरी बात ये सर कि अगर जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, बेरोजगार हैं लोग, महंगाई बढ़ रही है, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या उस समय महंगाई नहीं थी? क्या उस समय लोग बेरोजगार नहीं थे? नहीं, देखिए क्या होता है, बेरोजगारी का एक आंकड़ा होता है। आप लोग तो पढ़े लिखे अच्छे प्रतिष्ठित चैनल के लोग हैं, इनको समझना चाहिए कि आज 45% जो है वो बेरोजगारी का आंकड़ा पहुंच गया है। ये आंकड़ा जो है आजादी के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। हमारा जो युवा है वो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है।
तो ये एक बहुत बड़ी असफलता है भारत शासन की भी और मध्य प्रदेश शासन की भी, क्योंकि 3 लाख नौकरियां जो है वो खाली पड़ी हुई हैं और उन पर नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। जब नियुक्ति करते हैं तो कोई ना कोई व्यापम जैसा कांड कर डालते हैं, जिससे कि जो फीस जमा होती है, परीक्षा होती है, वो परीक्षा ही कैंसिल हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो सरकार चल रही है, ये पूरी की पूरी सरकार जो है ये उहापोह में चल रही है। इसकी ना कोई नीति है, ना नियत है, ना दिशा है और ना इनका कोई दृष्टि है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग केवल जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ताएंगे और वापस चले आएंगे। ठीक है सर। सर, हाल में हुए चुनाव की बात कर लेती हूँ मैं, जो अभी निकाय चुनाव के और उसमें भी उसका आपको मालूम है जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव हो नहीं रहे हैं, चुनावों को कैप्चर किया जा रहा है और प्रशासन और पैसे के बल पर जो है, आप देखें हमारे जो कैंडिडेट थे पार्षद, उनको तो टिकट ही नहीं भरने दिया, उनको उठा उठा के ले गए, उनके फॉर्म छीन के फाड़ के फेंक दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह का शासन चल रहा है, ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और वैसे भी 2018 में इनको तो इस प्रदेश की जनता ने भाग दिया था, ये फिर गद्दारों के दम पर, पैसे के दम पर उस पर फिर सत्ता में आ गए हैं। तो ये सत्ता के लालची लोग हैं और ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये विकास नहीं, इस प्रदेश का विनाश कर रहे हैं। ठीक है सर, हम दूर नहीं जाते हैं, हम अभी निकाय चुनाव जो हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं, जिसके कल परिणाम आए हैं। तो अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की, तो कहीं ना कहीं जो कि पूर्व सीएम का गढ़ माना जाता है कमलनाथ का, वो उनसे छिन गया। आखिर क्या वजह रही कि जनता ने उनका साथ नहीं दिया, जनता ने अपना विश्वास नहीं जताया उन पर? नहीं, छिना नहीं है, उसमें कुछ नगर परिषदें कम हुई हैं। 6 पे चुनाव हुआ था, 3 कांग्रेस पार्टी को मिली, 3 बीजेपी को मिली हैं और जहां मिली हैं वहां पे मैंने बताया कि किस तरह का उन्होंने बाहुबल का प्रयोग किया है, प्रशासन का दुरुपयोग किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से ये चुनाव नहीं होते हैं, ये चुनावों पर डाका डालना इस मध्य प्रदेश की सरकार का शगल बन गया है और वो इस तरह से चुनाव जीतने का जिसे कहते हैं कहने का दुष्प्रयास करते हैं। कई ऐसी नगर परिषदें हैं, नगर पालिका हैं जिन पे कांग्रेस पार्टी ने भी जीत हासिल की है, जहां बीजेपी थी। तो ऐसा नहीं है, कहीं कहीं हम भी कई स्थानों पर हमने भी जीता है, हमारे पार्षद भी काफी जीते हैं। तो ऐसा नहीं है, जहां हम पूरी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, जहां पे पूरी ताकत से अब लड़ रहे हैं, वहां पे हमें जीत हासिल हो रही है, जनता का विश्वास और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं लेकिन इसके लिए अब आपकी अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से हम एक एक घर में जाके जो है एक अपनी नीतियों को बताने वाले हैं और जो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने के अंदर काम किए थे, उन सारे कामों को हम गिनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आपका भविष्य हमने कितना अच्छा सुरक्षित कर दिया था। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हम दे रहे थे, बेरोजगारी भत्ता हमने बढ़ा दिया था, विकलांगों की पेंशन हमने बढ़ा दी थी, वृद्धाश्रम वृद्धावस्था पेंशन को हमने 3 गुना कर दिया था और किसानों के लिए हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। तो इस 15 महीने में सरकार जिसको काम करने का अवसर मात्र 13 महीने मिला, 2-3 महीने तो आचार संहिता लगी रही। इतनी बड़ी अगर हमने उपलब्धियां हासिल की मध्य प्रदेश के अंदर, तो हम बताएंगे लोगों पे जाके। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर रातापानी में बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक हो रही है, जहां सत्ता और संगठन में फेरबदल हो सकता है और जो निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी और आगामी विधानसभा चुनाव पर भी रणनीति बनेगी। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में जो निकाय चुनाव हुए उसके जो परिणाम आए हैं उसको लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। निकाय चुनाव के परिणाम पर मंथन होगा और सत्ता और संगठन में फेरबदल हो सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव पर रणनीति बन सकती है। इस बैठक में आज रातापानी में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है और इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे
और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा ये भी शामिल होंगे और निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं उन पर मंथन किया जाएगा। सत्ता और संगठन में फेरबदल हो सकता है इस बैठक में। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका खबर भारत में। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, आज एक कोर ग्रुप की बैठक रखी गई है और जिसमें बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है सत्ता और संगठन में। देखिए, इस तरह की फेरबदल या इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की और मंत्रिमंडल के सदस्यों की बैठक है और आप सब जानते हैं कि 2023 में राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और संगठन के जरिए सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं। तो इस तरह की बैठकों का फॉर्मल एजेंडा नहीं होता है, लेकिन जो चर्चा होती है वो ये कि देखिए 2018 के चुनाव के बाद जो भी कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसमें हमने कौन कौन सी उपलब्धियां अर्जित की हैं और वो किस तरह 2023 के चुनाव के दौरान हम जनता तक पहुंचा सकें, जनता की भलाई के लिए हमने क्या क्या काम किए हैं। निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो अपने अपने मंत्रालयों की, अपने अपने विभागों की जानकारी इस तरह की बैठकों में रखते हैं। अब उसमें जो कोर ग्रुप के सदस्य होते हैं बहुत वरिष्ठ अनुभव वाले सदस्य हैं, उनमें से ज्यादातर लोग मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक मंत्री रहे हैं। इसके अलावा BL संतोष जी हैं जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, शिव प्रकाश जी हैं जो सह संगठन मंत्री हैं, अजय जामवाल जी हैं जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। तो इनका मार्गदर्शन मिलता है क्योंकि इनका भी संगठन के नाते व्यापक अनुभव होता है, चुनाव के नाते व्यापक अनुभव होता है। जनता तक किस तरह से हम उपलब्धियां पहुंचाएं और संगठन का उपयोग इसमें किस तरह से हो ताकि संगठन ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने में, ज्यादा से ज्यादा उपलब्धियों तक जनता तक पहुंचाने में और जनता को भी उससे लाभ प्राप्त हो और पार्टी का विस्तार हो, इसमें किस तरह से चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह की बैठक में इस पर विचार होता है। तो जो बात है वो 2023 के मद्देनजर होने वाली उपलब्धियों को किस तरह पहुंचाने की वो है मूल रूप से। सर, जो अभी निकाय चुनाव में भाजपा को जीत मिली है, हमारे साथ जुड़े हुए थे रवि सक्सेना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनका कहना है कि छलपूर्वक ये जीत मिली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार इस संबंध में मिथ्या बातें करती है। चुनाव में जब भी उतरती है राजनीतिक दल तो उनको जनादेश का सम्मान करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को 70-80% जीत हासिल हुई है जो जनता के आशीर्वाद से ऐसा हुआ है, इसको कुछ और टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी लंबे समय तक सत्ता में रही है, लेकिन हमने आरोप नहीं लगाया। हमने लगातार जनता के बीच जाने का प्रयास किया, जनता के बीच अपने काम को फैलाया और जनता का विश्वास अर्जित किया। विपक्षी दल है, अगर कोई असफलता हासिल होती है तो वो बजाय इसके कि वो आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, जनता के बीच गहरी पैठ किस तरह बना सकते हैं पर विचार करने के, कांग्रेस के लोग ऐसा करते हैं कि चुनाव आयोग पर बातें डालने लगते हैं, प्रशासन पर बातें डालने लगते हैं और फिजूल की बातें करती हैं। मैं समझता हूं कि राजनीति में इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। जो भी जनादेश मिला है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इस तरह की बातें करना जनता का अपमान करना है। ठीक, सर, जनता पे ही आ जाते हैं। उन्होंने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र में भी, जैसा कि हम देखें कि बीजेपी की सरकार है और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बाद भी बेरोजगारी बढ़ी है। अगर हम बात करें बेरोजगारों की तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है। देखिए, ऐसा मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की समझ नहीं है, दुनिया में यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसकी समझ नहीं है, चीन और ताइवान के बीच जो तनाव फैला उसकी समझ नहीं है, अरब देशों की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है और उसकी वजह से तेल के जो प्राइसेस बढ़ने की समझ नहीं है, ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसकी समझ नहीं है, चीन के जो हालात है उनकी समझ नहीं है और इसीलिए नासमझी भरी बातें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। ठीक, दूसरी बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था इन सारे दूसरी बड़ी बड़ी महाशक्तियों से बेहतर स्थिति में लगातार बनी हुई है और इसके लिए सरकार को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ठीक है सर, कांग्रेस के नेताओं से इतना ही कहना है कि वो मिथ्या भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर भारत से जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर आपका। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर रातापानी में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है जिसमें सत्ता और संगठन में फेरबदल हो सकता है। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उसमें रणनीति भी बनेगी, किस तरीके से चुनाव में जीत हासिल करनी है और निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं उस पर भी मंथन किया जाएगा।
इस वक्त की बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत 360।